15वीं सदी के आखिर में यूरोप बड़े बदलाव के कगार पर था। बदलाव का समय, खोज का समय, सपनों का समय। एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हो रहा था और इसके साथ नए होराइजन्स का वादा। समुद्र पार के देशों की कहानियां फैली हुई थीं, सोने और मसालों से भरी हुई। इन कहानियों ने कई लोगों की कल्पनाओं को जगाया। ये कहानियां महत्वाकांक्षा और लालच से भरी साउथ अमेरिका के यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के लिए स्टेज सेट करती हैं। एडवेंचरर्स और अपॉर्चुनिस्ट्स दोनों ही अनकही दौलत के वादे की ओर आकर्षित हुए। एक्सप्लोरर्स दौलत और ग्लोरी के वादों से प्रेरित होकर अननोन में खतरनाक यात्राओं पर निकल पड़े। उन्होंने ट्रेचरस सीज और अनप्रिडिक्टेबल वेदर का सामना किया। उन्हें क्या पता था कि वे विशाल एम्पायर्स और डाइवर्स कल्चर्स का सामना करेंगे, जो हमेशा के लिए दो महाद्वीपों की डेस्टिनी को बदल देंगे। इनकाउंटर्स अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरे होते थे। स्पेनिश, फ्रांसिस्को पिज़ारो और हर्नान कोर्टेज जैसे कॉन्क्विस्टेडर्स के साथ आगे बढ़े। उनकी कॉन्क्वेस्ट ब्रूटल और स्विफ्ट थीं। एल दोराडो, एक सोने के शहर की लेजेंड से प्रेरित होकर वे साउथ अमेरिका के हार्ट में चले गए। डेंस जंगल्स और रगेड टेरेन ने उनकी क्वेस्ट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पोर्चुगीज ब्राजील पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्यू वर्ल्ड में फुटहोल्ड चाहते थे। उन्होंने सेटलमेंट्स स्थापित किए और लैंड्स रिसोर्सेज का शोषण शुरू कर दिया। दूसरी यूरोपियन पावर्स ने जल्द ही पीछा किया, वेल्थ और पावर में अपने हिस्से के लिए उत्सुक। कॉलोनाइजेशन की रेस शुरू हो गई थी। रिचेस की इस रिलेंटलेस परस्यूट के साउथ अमेरिका के नेटिव इनहैबिटेंट्स के लिए प्रोफाउंड और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उनके जीवन, संस्कृतियां और भूमि यूरोपियंस के आगमन से हमेशा के लिए बदल गए। यूरोपियन लोगों और साउथ अमेरिका के रहने वालों के बीच पहली मुलाकातें उत्सुकता और सावधानी से भरी थीं। जरा सोचो, बड़े बड़े पालों वाले स्पेनिश जहाज ऐसे किनारों पर पहुंच रहे हैं जहां पहले कभी ऐसे जहाज नहीं देखे गए। अलग अलग भाषाएं और रीति रिवाज वाले आदिवासी समूह दहशत और हैरानी के मिले जुले भाव से देख रहे थे। कुछ लोगों ने नए आए लोगों का खुले दिल से स्वागत किया, उन्हें खाना और उपहार दिए। दूसरों को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने अपनी जमीन और जीने के तरीके की रक्षा करने की तैयारी कर ली। बातचीत करना मुश्किल साबित हुआ। भाषा की दीवारों ने गलतफहमियां पैदा की, जिससे अक्सर शक और डर पैदा होता था। अपने बेहतर हथियारों और घोड़ों के साथ यूरोपीय लोग कुछ आदिवासी समूहों को भगवान जैसे लग रहे थे। हालांकि यह धारणा जल्द ही टूटने वाली थी। जैसे ही यूरोपीय लोगों के असली इरादे स्पष्ट हुए, सोना हासिल करना और स्थानीय लोगों को अपने अधीन करना, सदियों तक चलने वाले संघर्ष और शोषण का मंच तैयार हो गया। एंडीज पहाड़ों में फैला हुआ इनका साम्राज्य देसी लोगों की चतुराई और शक्ति का प्रमाण था। अपने अद्भुत सड़क व्यवस्था, सीढ़ीदार खेती और केंद्रीकृत सरकार के साथ यह जटिलता और संगठन में किसी भी यूरोपीय साम्राज्य को टक्कर देता था। फिर भी यह शक्तिशाली साम्राज्य फ्रांसिस्को पिजारो के नेतृत्व में मुट्ठी भर स्पेनिश विजेताओं के हाथों गिर गया। चालाकी, विश्वासघात और बेहतर हथियारों के जरिए पिजारो ने इनका सम्राट अताहुल्पा को पकड़ लिया और उसे सोने की फिरौती के लिए बंधक बना लिया, जिस सोने से एक कमरा भर जाए। आगे उत्तर में मेसो अमेरिका में एज़टेक साम्राज्य का भी ऐसा ही हश्र हुआ। हर्नान कोर्टेस ने अपनी छोटी सी सेना और एज़टेक के देसी दुश्मनों के साथ गठबंधन करके शानदार शहर टेनोटिट्लान पर विजय प्राप्त की। यूरोप से आई बीमारी ने एज़टेक की आबादी को तबाह कर दिया, जिससे उनकी प्रतिरोध करने की क्षमता कमजोर हो गई। इन साम्राज्यों का पतन दक्षिण अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने यूरोपीय प्रभुत्व के युग की शुरुआत की। भले ही स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स कम थे, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी का फायदा था, जिसने साउथ अमेरिका की जीत में बड़ा रोल निभाया। स्टील के आर्मर और सोर्ड्स लोकल वॉरियर्स के पैडेड आर्मर और क्लब्स से ज्यादा पावरफुल थे। घोड़े, जो अमेरिकाज में नए थे, स्पेनिश को बैटलफील्ड में स्पीड और मूवमेंट में फायदा देते थे। लेकिन यूरोपियंस का सबसे खतरनाक हथियार इनविजिबल था, बीमारी। चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां कॉन्करर्स के साथ आईं और लोकल लोगों में फैल गईं, जिससे उनकी संख्या बहुत कम हो गई और उनका रेजिस्टेंस कमजोर पड़ गया। वॉरफेयर के साथ रिलीजन ने भी स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। कैथोलिक प्रीस्ट्स कॉन्क्विस्टेडर्स के साथ थे, जिनका काम लोकल लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था। पुराने टेम्पल्स के रूइंस पर चर्चेस बनाए गए। लोकल लोगों के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को दबा दिया गया और कैथोलिक चर्च के डॉक्ट्रिन्स से रिप्लेस कर दिया गया। जबरदस्ती कन्वर्जन, जो अक्सर ब्रूटल और अनफॉरगिविंग होता था, का मकसद लोकल कल्चर्स को मिटाना और स्पेनिश कंट्रोल को मजबूत करना था।
दौलत और संसाधन, एक महाद्वीप की लूट। साउथ अमेरिका के उपनिवेशीकरण से यूरोपीय ताकतों को अपार धन मिला। देसी मजदूरों द्वारा खदानों से निकाला गया सोना चांदी यूरोप वापस भेजा जाता रहा, जिससे स्पेनिश और पुर्तगाली राजकोष भरते रहे। मूल निवासियों से छीनी गई जमीन पर विशाल कृषि संपदाएं बनाई गईं, जहां चीनी, तंबाकू और अन्य कीमती फसलें उगाई जाती थीं। इन वस्तुओं ने अटलांटिक अर्थव्यवस्था को गति दी, जिससे यूरोप एक वैश्विक शक्ति बन गया। दौलत की खोज ने साउथ अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को बढ़ावा दिया। लकड़ी के लिए घने जंगलों को साफ कर दिया गया और विशाल मवेशियों के झुंड पूर्व देसी भूमि पर चरते थे। मुनाफे के इस अथक प्रयास की भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे पर्यावरणीय क्षरण की विरासत छूट गई, जो आज भी साउथ अमेरिका को प्रभावित करती है। एक मरती हुई दुनिया, बीमारी का कहर। साउथ अमेरिका के लोगों के लिए यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का सबसे बुरा नतीजा था पुरानी दुनिया की बीमारियों का आना। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा और दूसरे पैथोजेंस जिनसे लड़ने की ताकत लोगों में नहीं थी, आग की तरह पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए। पूरे के पूरे गांव खाली हो गए, परिवार बिखर गए, पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम होने लगी। कुछ अनुमान बताते हैं कि यूरोपियन कांटेक्ट के बाद लगभग 90% लोग मर गए। इस डेमोग्राफिक डिजास्टर के बहुत बुरे सोशल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ट्रेडिशनल नॉलेज खो गया, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बीमारी से मर गए। रिश्तेदारी और कम्युनिटी पर बने सोशल स्ट्रक्चर्स टूट गए। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, जिससे बचे हुए लोगों और उनके बच्चों पर गहरा दुख रह गया। प्रतिरोध और दृढ़ता, इंडिजिनस स्ट्रेंथ। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशीकरण की कहानी केवल विजय और अधीनता की नहीं है। भारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी देशी लोगों ने साहस और अवज्ञा के अनगिनत कार्यों में यूरोपीय अतिक्रमण का विरोध किया। अमेजन वर्षावन से लेकर एंडीज पहाड़ों तक उन्होंने अपनी भूमि, अपनी संस्कृतियों और अपने जीवन के तरीके की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। सशस्त्र विद्रोहों ने स्पेनिश सत्ता को चुनौती दी। धार्मिक नेताओं ने देशी मान्यताओं को जीवित रखा, अक्सर उन्हें ईसाई धर्म के तत्वों के साथ मिलाते हुए। प्रतिरोध की इस भावना ने कई रूप धारण किए। कुछ देशी समूह आक्रमणकारियों से शरण मांगते हुए दूरदराज के इलाकों में चले गए। दूसरों ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई, स्पेनिश गश्ती दल को परेशान किया और आपूर्ति लाइनों को बाधित किया। फिर भी दूसरों ने अपनी संस्कृतियों को संरक्षित करने के तरीके खोजे, संगीत, कहानी सुनाने और कला के माध्यम से परंपराओं को आगे बढ़ाया। दक्षिण अमेरिका के देशी लोगों का लचीलापन विपरीत परिस्थितियों में उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। एक नया कल्चरल टैपेस्ट्री, विरासत और नुकसान। यह चैप्टर साउथ अमेरिका के इंट्रिकेट और अक्सर दर्दनाक इतिहास के बारे में बताता है। साउथ अमेरिका में यूरोपियन और इंडिजिनस कल्चर्स के टकराव ने एक नए और कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर को जन्म दिया, जिसने कॉन्टिनेंट के सोशल फैब्रिक को हमेशा के लिए बदल दिया। यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, जिन्हें गुलाम बनाकर लाया गया था, और इंडिजिनस लोगों के बीच शादियों ने एक डाइवर्स और रेशियली मिक्स्ड पॉपुलेशन, हेरिटेजेस का एक यूनिक ब्लेंड बनाया। स्पेनिश और पोर्चुगीज मुख्य भाषाएं बन गईं, लेकिन इंडिजिनस भाषाएं बची रहीं, अक्सर कॉलोनाइजर्स की भाषाओं के साथ मिलकर एक रिच लिंग्विस्टिक टैपेस्ट्री बनाती रहीं। यह कल्चरल फ्यूजन साउथ अमेरिका के वाइब्रेंट म्यूजिक, डांस, क्विजीन और आर्ट में दिखाई देता है, जो यूरोपियन और इंडिजिनस ट्रेडिशंस दोनों से प्रेरणा लेते हैं, एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी बनाते हैं। हालांकि कॉलोनाइजेशन की विरासत डीपली कंटेस्टेड बनी हुई है, कई लोग अभी भी इसके इम्पैक्ट से जूझ रहे हैं। इंडिजिनस लेबर का शोषण, जमीनों की जब्ती और नेटिव कल्चर्स का दमन आज भी दिखाई देने वाले गहरे घाव छोड़ गए हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज आज भी भेदभाव, गरीबी और मार्जिनलाइजेशन का सामना कर रहे हैं, अपनी विरासत और अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मान्यता, अधिकारों और रिकंसिलिएशन के लिए संघर्ष जारी है, जो उस कॉम्प्लेक्स और अक्सर दर्दनाक इतिहास की याद दिलाता है जो आज भी साउथ अमेरिका को आकार दे रहा है। इन कम्युनिटीज की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ एक मोर इंक्लूसिव फ्यूचर की उम्मीद देती है। निष्कर्ष, भूतकाल की गूंज भविष्य को आकार देती है। दक्षिण अमेरिका का यूरोपीय उपनिवेशीकरण एक परिवर्तनकारी घटना थी, जो दोनों महाद्वीपों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने महत्वपूर्ण बदलाव लाए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, जिन्होंने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सोने और गौरव की खोज ने शक्तिशाली साम्राज्यों की विजय का नेतृत्व किया, इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। इस खोज के परिणाम स्वरूप सदियों से यूरोपीय लोगों के आने से पहले फल फूल रही
देशी आबादी का विनाश हुआ, विशाल प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हुआ, जिससे पर्यावरणीय परिवर्तन हुए जो आज भी महसूस किए जाते हैं। इस मुठभेड़ के परिणाम आज भी गूंज रहे हैं, जो दक्षिण अमेरिका के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। संस्कृतियों के मिश्रण ने एक अनोखा और विविध समाज बनाया है। जब हम इस जटिल और अक्सर परेशान करने वाले इतिहास पर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो इस विरासत के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करना आवश्यक है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दर्दनाक यादें दोनों ही कहानी का हिस्सा हैं। हमें देशी संस्कृतियों के लचीलेपन और ताकत को पहचानना चाहिए, जो सदियों के उत्पीड़न और हाशिए पर रहने के बावजूद जीवित और अनुकूलित हैं। ये संस्कृतियां न केवल बनी रहीं, बल्कि व्यापक समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसे अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है, और हमें सभी दक्षिण अमेरिकियों के लिए एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण भविष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो अपने सभी लोगों के योगदान का सम्मान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी की आवाज हो। यह भविष्य ऐसा होना चाहिए जो अतीत की गलतियों से सीखे और मेल मिलाप और एकता की दिशा में काम करे। अपने इतिहास को समझकर हम एक ऐसे भविष्य को बेहतर ढंग से आकार दे सकते हैं जो सभी के लिए समावेशी, सम्मानजनक और न्याय संगत हो।